नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं शिफन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस विभाग को राज्य में गैर कानूनी तौर पर फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर रह रहे विदेशी घुसपैठियों के खिलाफ प्रशासन के साथ मिलकर एक व्यापक ड्राइव चलाकर तत्काल कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ऐसे घुसपैठियों को फर्जी प्रमाण पत्र बनाने में सहायता करने वाले लोगों के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके साथ ही सीएम धामी ने ड्रग माफियाओं के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की हिदायत देते हुए पुलिस अधिकारियों को स्पष्ट किया कि राज्यवासियों का भरोसा बनाए रखना हमारी शीर्ष प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी है कि उत्तराखंड पुलिस को आम जनमानस के साथ मित्रवत व्यवहार बनाए रखते हुए अपराधियों में भय का प्रकोप भी बनाए रखना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देश और दुनिया भर में उत्तराखंड की पहचान शांतिपूर्ण राज्य की है, लेकिन पुलिस प्रशासन को सतर्क रहना होगा कि आपराधिक तत्व इसे अपनी सुरक्षित पनाहगाह का ना समझे तथा राज्य की शांतिपूर्ण छवि का दुरुपयोग ना कर पाए। उत्तराखंड में खेलों को बढ़ावा देने के लिए और युवाओं को खेलों की ओर आकर्षित करने के लिए प्रदेश सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। अपने इस उद्देश्य को लेकर अब प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हर विधानसभा क्षेत्र में विधायक खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन करने निर्णय का जो निर्णय है ये बड़ा निर्णय लिया गया है। ये निर्णय मुख्यमंत्री धामी ने युवा कल्याण विभाग की गेम चेंजर योजनाओं की समीक्षा के दौरान लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा स्तर पर होने वाली इन प्रतियोगिताओं में युवा खिलाड़ियों और नई प्रतिभाओं को मंच मिलेगा। सीएम ने युवाओं में बढ़ती इलेक्ट्रॉनिक संस्कृति यानी कि ई कल्चर को प्लेग्राउंड संस्कृति पी कल्चर में बदलने की आवश्यकता जताई है। तो आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताएंगे कि और क्या कुछ सीएम धामी ने कहा है। उन्होंने समस्त खेल परिसंपत्तियों को अधिकतम उपयोग में लाया जाए, ये बातें भी उन्होंने कही है। खेल संपत्तियों का रख रखाव पर विशेष ध्यान दिया जाए। सभी बहुउद्देशीय हॉल में सांस्कृतिक गतिविधियां भी आयोजित हों। स्थानीय स्तर पर युवाओं को खेलों से जोड़ा जाए। युवाओं के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए कार्य हों। तो ये तमाम बातें सीएम धामी ने कही हैं। आपको ये भी बता दें कि साहसिक खेल गतिविधियों का युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाए। सेना, अर्धसेना और पुलिस बलों में भर्ती पूर्व प्रशिक्षण दिया जाए। और ये बातें जो है वो सीएम धामी द्वारा कही गई हैं। और युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए परामर्श केंद्र स्थापित किया जाए। शिक्षा, रोजगार और अन्य पहलुओं पर मार्गदर्शन भी दिया जाए। अच्छे और प्रतिभावान खिलाड़ी जो है उनको भरपूर सुविधाएं प्राप्त की जाए। तो एक एक कर तमाम जो बिंदु है वो यहाँ पर रखे गए सीएम धामी द्वारा। उन्होंने खेल को बढ़ावा देने के लिए जो है इस पर जोर दिया, उसके महत्व के बारे में जो है वो बातें कही और प्रकाश डाला कि किस तरीके से अलग अलग गतिविधियों को बढ़ावा उत्तराखंड प्रदेश में दिया जाएगा। तो इसी बीच अब बात मौसम की होगी, जहां पर मौसम विज्ञान केंद्र ने उत्तराखंड में मौसम को लेकर पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के अनुसार 18 अप्रैल को देहरादून समेत उत्तरकाशी, वहीं पर टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग और चमोली में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है, जिसको देखते हुए मौसम विज्ञान केंद्रों ने येलो अलर्ट जारी किया है। अगले 3 दिन तक मौसम के बिगड़ने से मैदानी इलाकों में गर्मी से राहत मिल सकती है, पर्वतीय इलाकों में ठंड का एहसास हो सकता है। जबकि 19 अप्रैल को देहरादून समेत हल्द्वानी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर के कुछ क्षेत्रों में 50 से 60 किलोमीटर की तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया। जबकि 20 अप्रैल को भी प्रदेश भर में मौसम बदला रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुमान के अनुसार 18 से 19 अप्रैल के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश और ओलावृष्टि होने की संभावना है, जिससे कि तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा सकती है। तो मौसम के हवाले से अपडेट करने के लिए धनराज गर्ग हमारे संवाददाता हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। धनराज, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आने वाले कुछ दिनों में किस तरीके का मौसम रहने वाला है? अनुमान बारिश का है, आने वाले 3 दिन तक 20 अप्रैल तक ये अनुमान जारी किया गया है, क्या कुछ अधिक जानकारी है? देखिए
उत्तराखंड के जो मौसम है उसका मिजाज कहीं न कहीं बदला हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से आने वाले 3 दिनों तक कहीं न कहीं मौसम में बदलाव होने की संभावना जताई गई है और साफ तौर पर कई जगहों पर अलर्ट जारी किया गया है। और देखिए, मौसम विभाग ने साफ तौर पे कहा है कि 18 तारीख तक, यानी कि 18 तारीख से लेकर 20 तारीख तक कहीं न कहीं उत्तराखंड के जो पहाड़ी क्षेत्र है उनमें तेज हवाएं और कहीं न कहीं बारिश और ओलावृष्टि लगातार देखी जा सकती है। और इसी तरीके से मैदानी क्षेत्र में भी तेज हवाएं और इसके साथ ही जो बारिश है वो देखने को मिलेगी। और कई जगह मौसम विभाग ने कहने की ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए साफ तौर पर प्रशासन को भी अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही आपदा कंट्रोल रूम को भी अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि समय रहते जो आपदाएं आती हैं उनको रोका जा सके। क्योंकि आप देखते होंगे कि लगातार उत्तराखंड के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां पर जब भी मौसम खराब होता है, इस तरह की बारिश होती है, तेज हवाएं चलती है, तो कहीं ना कहीं दुर्घटनाएं होने की संभावना बनी रहती है। उसको देखते हुए कहीं ना कहीं सभी जो टीमें हैं, चाहे वो एनडीआरएफ की टीम हो, एसडीआरएफ की टीम हो या फिर आपदा प्रबंधन की टीम हो, तमाम टीमों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, इनको रोका नहीं जा सकता, लेकिन इनको कम जरूर किया जा सकता है। क्योंकि मुख्यमंत्री कुछ धामी भी लगातार यही कहते हैं कि जो आपदाएं हैं उनको रोका नहीं जा सकता, लेकिन उनके टाइम कम करके कहीं ना कहीं उनको कम किया जा सकता है। यानी कि जब भी कोई दुर्घटना ऐसी हो, वहां पर तुरंत टीम पहुंचे और जो बचाव कार्य है वो वहां पर चलाया जाए, ताकि जो नुकसान है वो कम से कम हो सके। और आप देखिएगा, आपको ये भी बता दूं कि जो आने वाला समय है कहीं ना कहीं उत्तराखंड पर भारी जरूर गुजरेगा, लेकिन वही मैदानी क्षेत्रों में कहीं ना कहीं गर्मी से राहत जरूर मिले। क्योंकि यदि इस समय की बात करूं मैं उत्तराखंड की, तो कहीं ना कहीं धूप खिली हुई है। राजधानी देहरादून के अंदर इस समय धूप खिली हुई है, लेकिन शाम तक माना जा रहा है कि तेज बारिश और तेज हवाएं जरूर चल सकती है। धनराज, आने वाले 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा भी शुरू होने जा रही है और उससे ठीक पहले इस तरीके का मौसम का मिजाज देखा जाएगा, और उसके बाद भी हम अक्सर देखते हैं कि कहीं ना कहीं मौसम बाधा बनती है चारधाम यात्रा में। तो उसको लेकर कैसे तैयारियां की गई हैं? क्योंकि मौसम के हवाले से अगर बात की जाए तो मौसम जो है वो अक्सर बिगड़ता है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है पूरा उत्तराखंड। जी बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा है कि 30 अप्रैल से जो चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है उसमें कह रहे हैं मौसम बाधा जरूर बन सकता है। क्योंकि आप पिछली यात्राओं की भी ऐसी रिपोर्ट उठाकर देखें, तमाम जो यात्राएं हुई हैं उनमें कहीं ना कहीं मौसम बाधा बना है। और कई बार ऐसा भी हुआ है कि चारधाम यात्रा को रोकना पड़ा है, क्योंकि सुरक्षा दृष्टि से कहीं ना कहीं ठोस कदम जरूर उठाए जाते हैं, चारधाम यात्रा रोकना भी पड़ता है। तो इसी तरीके से इस बार भी कहीं ना कहीं जो प्रशासन है या शासन है, कहा जाए जो सरकार है, वो कहीं ना कहीं मुस्तैद है। और लगातार इस तरह की यदि बारिश होती है या फिर चारधाम यात्रा में मौसम बिगड़ता है, तो कहीं ना कहीं उसमें भी ठोस कदम उठाने के लिए सरकार कहीं ना कहीं बाध्य है। और सरकार की तरफ से साफ तौर पे कहा गया है कि यदि इस तरह का मौसम बनता है और तो यात्रा को रोकना पड़ता है, तो वो यात्रा भी रोकेंगे, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि सबसे पहले है, लोगों की जान माल का नुकसान ना हो, तो वो सबसे पहले है। सबसे पहली प्राथमिकता यही है कि किसी भी यात्री को किस तरह कोई दिक्कत चारधाम यात्रा में ना आए। उसको देखते हुए कहीं ना कहीं जो ठोस कदम होते हैं वो कहीं ना कहीं सरकार यहाँ पर उठाती है। और लगातार हम देखते भी हैं कि जो चारधाम यात्रा चलती है और उस दौरान जो बारिश का मौसम बनता है, क्योंकि जब बारिश होती है तो कहीं ना कहीं जो पहाड़ी क्षेत्र है, क्योंकि पूरी चारधाम यात्रा पहाड़ी क्षेत्र से होकर गुजरती है, और इस दौरान कहीं ना कहीं भूस्खलन के मामले हों या फिर चट्टाने खिसकने के मामले हों या सड़कें टूटने के मामले हों, तमाम मामले कहीं ना कहीं निकलकर सामने आते हैं। और मामले कम से कम हो, उनमें दुर्घटनाएं कम से कम हो, उसको रोकने के लिए प्रशासन लगातार मुस्तैद रहता है। और प्रशासन की तरफ से पहले से ही तैयारियां की गई हैं, क्योंकि ऐसी जगहों को चिन्हित किया गया है कि जहाँ पर मलबा आने की संभावना बनी रहती है या भूस्खलन होने की संभावना बनी रहती है। ऐसी जगहों को चिन्हित कर पहले से ही वहाँ पर जो तकनीकी मशीनें हैं उनको स्थापित किया जाता है, और स्थापित करने के साथ साथ वहाँ पर टीम भी मौजूद रहती है, ताकि समय रहते वहाँ पर बचाव कार्य चलाया जा सके और जो रास्ते बंद होते हैं उनको खोलने का काम किया जा सके। धनराज, एक और महत्वपूर्ण सवाल है यहाँ पर कि कौन कौन से इलाके जो हैं वो संवेदनशील बताए जा रहे हैं जहाँ पर सबसे ज्यादा बारिश होगी? जी बिल्कुल, देखिए यदि मैं संवेदनशील इलाकों की बात करूं, सबसे अधिक बारिश होने वाले इलाकों की बात करूं, जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से पूर्वानुमान जारी किया गया है, तो उसमें साफ तौर पर बागेश्वर, चमोली, देहरादून और पिथौरागढ़ ये ऐसे इलाके हैं कि जहां पर पहाड़ी क्षेत्र है और अधिक बारिश होने की संभावना यहाँ पर बनी रहती है। तो ऐसी जगहों पर कहीं ना कहीं जो साफ तौर पर कहा जाए कि जो मौसम विभाग है, मौसम विभाग की तरफ से समय समय पर जो पूर्वानुमान जारी किया जाता है, उसके अनुसार कहीं ना कहीं प्रशासन की जो टीमें हैं वो भी मुस्तैद रहती है। और तमाम ऐसी जगहों पर कहीं ना कहीं जो तेज हवाएं चलने की बात कही है, 140 किलोमीटर की रफ्तार से कहीं ना कहीं तेज हवाएं चल सकती हैं, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं सभी प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। धनराज गर्ग यहाँ पर मौसम के हवाले से अपडेट कर रहे थे
कि किस तरीके से मौसम में जो है वो अब तब्दीली आनी शुरू हो जाएगी और आज यानी कि 18 अप्रैल, 19 अप्रैल और 20 अप्रैल को भारी बारिश का अलर्ट पहले से ही जारी किया गया है और कुछ इलाकों को भी चिन्हित किया गया है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश हो सकती है। लेकिन अगर 30 अप्रैल की बात करेंगे, जब चार धाम यात्रा शुरू होगी, उससे ठीक पहले सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाएगा। और मौसम के हवाले से बात की जाए तो मौसम इस बार की चार धाम यात्रा में कोई खलल ना डाल पाए। सड़कों की बात करें या फिर बारिश की बात करें या फिर मैदानी इलाकों में जिस तरीके से जलभराव हो जाता है, ऐसी स्थिति ना हो, इसको लेकर पहले से ही प्रशासन द्वारा कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन मौसम जो है वो नेचुरल कैलेमिटी है, अब क्या हो जाए इस बात पर अभी फिलहाल हम जानकारी नहीं दे सकते, लेकिन इसको रोका नहीं जा सकता। जिस तरीके से धनराज ने कहा, कम जरूर किया जा सकता है। तो अब आने वाला वक्त बताएगा कि किस तरीके से चार धाम यात्रा चलेगी और किस तरीके से इन 3 दिनों के बाद मौसम रहने वाला है। लेकिन फिलहाल पूर्व अनुमान जारी किया गया है, 3 दिन बारिश का अलर्ट जो है पूरे उत्तराखंड में होगा। इसी बीच आगे बढ़ेंगे। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और हिंसक घटनाओं की अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी महाराज ने कठोर निंदा की है। साथ ही केंद्र सरकार को पत्र लिखकर पश्चिम बंगाल सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। बता दें कि पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर की गई टिप्पणी के इस विवाद के बाद जो है वो धर्मनगरी हरिद्वार के संतों में उबाल देखने को मिल रहा है। संतों की सर्वोच्च संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने ममता बनर्जी को चेताते हुए कहा है कि इस तरह की घटनाएं और टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हिंदू हैं वो बंगाल में टारगेट हो रहे हैं, उनके साथ अत्याचार हो रहा है। जितनी हमारी माताएं बहनें हैं उनके साथ अत्याचार हो रहा है। हमारे पास ऐसी बातें आई, ऐसे वीडियो आए जो हम कैमरे पे बता नहीं सकते हैं। हमारी माताएं बहनें वहाँ कितनी दुखी है, कितनी परेशान है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ममता सरकार ने कभी भी हिंदुओं के पक्ष में कोई काम नहीं किया। ममता सरकार हमेशा सनातन विरोधी रही है। भाई आपने जो है आपने देखा होगा जितने हिंदू है उनका क्या दोष है? भाई हिंदू ने क्या किया? तुम हिंदू को मरवा क्यों रही हो? हिंदू ने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? और जितने भी हमारे एंटी हिंदू है, एंटी सनातनी है, जो हमारे मुसलमान वहाँ के, भाई वो हिंदुओं को मार क्यों रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूँ ममता जी से, भाई आप कर क्या रही वहाँ पे? मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरे सेंटर को लिखा हुआ कि तुरंत ममता सरकार को बर्खास्त किया जाए और वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। हमारे हिंदू बहुत तकलीफ में है, बहुत दुखी है। मुझे माताओं के फोन आए, बहनों के फोन आए, वहाँ से संतों के फोन आए, सनातनियों के फोन आए, गुरुजी हमारा बुरा हाल है, रो रहे वहाँ पे लोग, उनकी कौन सुनेगा? उनकी पीड़ा कौन देखेगा? इसीलिए मेरा ये कहना है कि ममता सरकार को बर्खास्त करके वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। वहीं उत्तराखंड में कुछ दिनों पहले कांग्रेस के नेतृत्व के अंदर परिवर्तन और प्रदेश अध्यक्ष करण महारा के संगठन संचालन को पार्टी के अंदरूनी वातावरण को लेकर जो बयानबाजी आ रही है उस पर विराम लगाते हुए हल्द्वानी विधायक सुमित हृदेश ने कहा कि नेतृत्व परिवर्तन पार्टी आला कमान का मामला है और संगठन की मजबूती को लेकर प्रदेश अध्यक्ष करण महारा लगातार काम करते आ रहे हैं। उनका कहना है कि 2027 को लेकर पार्टी के अंदर की खामियों को ठीक करना जरूरी है। उन्होंने माना कि आगामी चुनावी वर्ष 2027 को लेकर पार्टी के अंदर के वातावरण को ठीक करना जरूरी है। बता दें कि प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी माहौल को लेकर पार्टी नेताओं में जो ध्रुवीकरण समय समय पर दिखाई देता है, उससे यही लगता है कि आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में क्या पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी या उनके बड़े नेताओं में वैचारिकी मतभेद दिखाई देगा। प्रदेश अध्यक्ष जी को बधाई देता हूं, 3 साल के सफलतम उनका कार्यकाल रहा है और उन्होंने प्रयास करे। हमारे बड़े भाई हैं और युवा साथी हैं, युवा ऊर्जा है उनके अंदर, तो उन्होंने वही प्रयास अवश्य करा कि संगठन को कैसे मजबूत करा जाए। उनके प्रयासों पे मैं कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकता। और जहां तक नेतृत्व परिवर्तन की बात है, ये देखिए मेरा विषय है नहीं, ये आला कमान का विषय है, हाई कमान का विषय है, वो सर्वमान्य है। 2027 को देखिए गंभीरता लानी पड़ेगी। असली बात यह है, गंभीरता नहीं, अगर हम जल्दी शीघ्र हमने गंभीरता नहीं लाए, हम अपने विषयों पर हमने अगर मजबूती के साथ लड़ना शुरू नहीं करा, क्योंकि जनता त्रस्त है, जनता चाह रही है नेतृत्व, जनता चाह रही है कि कोई उनकी आवाज बनकर आगे बढ़े और वो आवाज केवल उन्हें विश्वास है कांग्रेस कर सकते हैं। तो माननीय प्रदेश वहीं जौनसार बाबर की संस्कृति को विश्व पटल पर लाने के लिए
मुंबई से आए डायरेक्टर जयप्रकाश इन दिनों जौनसार के सांस्कृतिक त्योहार को शूट कर रहे हैं और अपनी टीम के साथ जौनसार बाबर के सभी मंदिर और जौनसार बाबा की लोक संस्कृति से जुड़े लोगों से मिल रहे हैं। उनके द्वारा 4 महासु देवता के बारे में भी खत के सयाना और जौनसार पावर के जो लोग हैं उनसे पूरी जानकारी वो जुटा रहे हैं। उनका कहना है कि जौनसार बाबर वैसे तो पहले ही अपनी लोक संस्कृति के लिए विश्व में अपनी बहुत पहचान बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ की पारंपरिक वेशभूषा, यहाँ का रहन सहन और यहाँ के देवी देवताओं को विश्व पटल पर लाने के लिए हमारे द्वारा ये डॉक्यूमेंट्री बनाई जा रही है। इस समय तो हम लोग इस जौनसार जनजाति क्षेत्र का बहुत ही खूबसूरत जो समय है वो देख रहे हैं। हमारी जो बैसाखी है, बसंत का माहौल है, उसमें हम लोग ये आउटडोर फेस्टिवल मनाते हैं और जिसमें मुख्य रूप से विश्व फेस्टिवल सबसे बड़ा फेस्टिवल है। ये हमारा लोक मिलन तो है ही, लेकिन लोक नृत्यों का भी एक पूरा पर्व है जिसमें हम जितने भी हमारे पुश्तैनी लोक नृत्य हैं वो इस विश्व फेस्टिवल में हम लोग सामूहिक रूप से करते हैं। जो मेला है ये ना जाने कितनी पीढ़ियों से, मुझे लगता है जब से इस क्षेत्र में जौनसारी जनजाति के लोग रहते हैं उस समय से पारंपरिक मेला है। और ये विश्व का मेला जो है हमारा जो होता है, ये जिन जिन गाँव में जो है शिलगुर महाराज के मंदिर होते हैं उन गाँव में विश्व का मेला होता है। ये मेला ही शिलगुर देवता का माना जाता है। तो जैसे हमारे गाँव में शिलगुर महाराज का मंदिर है, अब बहुत जगह तो मेले ख़त्म हो गए हैं, लेकिन हमारे यहाँ है पूरी पट्टी के लोग यहाँ आते हैं और मेले में जो है मुख्य आकर्षण रहता है विश्व में तीर धनुष का खेल, जिसे थोड़ा बोलते हैं। वही इस मेले की एक पहचान है, क्योंकि और जगह कभी नहीं होता, ये सिर्फ विश्व में ही होता है। राणा जी, आपका भी जौनसारी संस्कृति को लेकर बहुत बड़ा योगदान रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। सर, मैं जो है मुझे 25 साल से मैं जौनसार की संस्कृति पर काम कर रहा हूँ और मैं जो भारत सरकार के जोनों के माध्यम से भी कर रहा हूँ, उत्तराखंड गवर्नमेंट के माध्यम से भी कर रहा हूँ। मेरी एक संस्था है स्पर्श के नाम से। तो हम लोग जो है अपने जौनसारी कल्चर को नेशनल लेवल पर प्रेजेंट करते हैं कि भाई हमारी ये वेशभूषा है, हमारे ये गीत है, हमारे ये लोक नृत्य है, तो उसका प्रेजेंटेशन हम नेशनल लेवल पर देते हैं। राणा जी, 26 जनवरी को जो राजपथ पे झांकी होती है उसमें भी जौनसार की झलक मिली थी, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। सर देखो, जौनसार की झलक राजपथ 26 जनवरी के झांकी में जब थी तो मैंने भी वहाँ प्रेजेंटेशन, मेरा ग्रुप था पूरा उसमें, और हम लोगों ने वहाँ पे जो है अपने उत्तराखंड की झांकी के साथ राजपथ पे हमने अपना लोक नृत्य प्रस्तुत किया झांकी टेबलों के साथ साथ। तो बड़ा गर्व महसूस हुआ कि भाई हमारे छोटे से जौनसार बाबर का एरिया है वो आज पूरे देश की नज़र में आ गया है कि जौनसार बाबर का कल्चर क्या है। रामनगर के स्वर्गीय रामदत्त जोशी राज के संयुक्त चिकित्सालय के पीपीपी मोड से हटने के बाद सरकारी तंत्र में आने पर पहली बार चिकित्सालय प्रबंधन समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में विधायक देवान सिंह बिष्ट, सीएमओ डॉक्टर हरीश पंत, एसडीएम प्रमोद कुमार, सीएमएस डॉक्टर वीके टमटा के साथ ही कई लोग भी इसमें मौजूद थे। बैठक में चिकित्सालय में आने वाले मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दिए जाने को लेकर कई मुद्दों पर चर्चा की गई। साथ ही बैठक में आए 9 प्रस्तावों पर सहमति जताते हुए मरीजों को अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर देने का संकल्प लिया गया। उन्होंने बताया कि 1 अप्रैल से अस्पताल को सरकार ने अपने नियंत्रण में लिया है तथा उन्होंने कहा कि आज उन्होंने अस्पताल का निरीक्षण भी किया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में भर्ती मरीज भी संतुष्ट दिखाई दिए। पीपी बोर्ड से सरकारी उसमें आने में आज चिकित्सालय प्रबंधन समिति की पहली मीटिंग हुई है, जिसमें कि जो भी कमी हो रही है जैसे वार्ड बॉयों की और खाने की, उस व्यवस्था को देखा गया है। विधायक जी द्वारा भी अस्पताल का निरीक्षण किया गया है। कल रात भी 5 डिलीवरी हुई हैं, तो अस्पताल ठीक से चल रहा है और अस्पताल के सारे विभाग के डॉक्टर भेजे जा रहे हैं। कोई भी ऐसा विभाग नहीं इसका डॉक्टर ना हो। जैसे जो आपने बात करी कि डायग्नोस्टिक की, डायग्नोस्टिक के लिए लेटर लिखा गया है, शासन स्तर पर वो पास होने वाला है और तब तक चंदन डायग्नोस्टिक वाले उसका वो कर रहे हैं। इसके अलावा सारी ड्रग्स और दवाएं मौजूद हैं और जल्दी से जल्दी ही स्थायी डॉक्टरों की नियुक्ति का आदेश आने वाला है। आज समिति द्वारा सीएमएस साहब को निर्देशन दिया गया है कि तुरंत आवास
खाली कराए जाएं, ताकि जो डॉक्टर हमारे बाहर से आ रहे हैं और रोज उनको तकलीफ हो रही है वो उसमें रह सकें और लगातार रात में भी सेवाएं दे सकें। हल्द्वानी में चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अब वो दूर दराज तो छोड़िए, कोतवाली परिसर में ही चोरी कर रहे हैं। बुधवार देर रात शातिर चोर द्वारा कोतवाली परिसर पर स्थित श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर में चोरी कर मूर्तियां और अन्य सामान जो है वो चुरा लिया गया, जिसको लेकर पुलिस की सुरक्षा पर ही चोरी की इस वारदात ने सवालिया निशान लगा दिए हैं कि अगर पुलिस परिसर के गेट पर स्थित ये मंदिर ही सुरक्षित नहीं है तो अन्य जगहों पर स्थित मंदिरों का क्या हाल होगा। मंदिर की देखरेख और पूजा अर्चना करने वाले पुजारी ने कहा कि पहले भी इस मंदिर में चोरी हो चुकी है। ये कल रात हम 12 बजे हमने मंदिर बंद करके जब हम घर को गए, उसके बाद ये हमको आज सुबह 6 बजे हमारे सामने रोतिला फोटो स्टूडियो वाले हैं, तो उनकी वाइफ आती हैं सुबह रोजाना दिया जलाने के लिए। तो उन्होंने बताया कि आपके मंदिर में कुछ ना कुछ वहाँ खजर बजर हुई है, कोई घुसा हुआ है। तो हम जैसे उनका फ़ोन आया तुरंत हम यहाँ दौड़ के आए, तो हमने देखा यहाँ सभी हमारे देवी देवता वगैरह सब उठा। तो चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।